Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से। एंड जो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे वो है रिमलैंड थ्योरी। निकोलस स्पाइक्समैन ने ये थ्योरी दी थी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हर्टलैंड थ्योरी के बारे में। तो उसी को क्रिटिसाइज करते हुए या फिर उसी के अगेंस्ट निकोलस स्पाइक ने ये थ्योरी दी थी रिमलैंड की। अभी स्टार्टिंग कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, निकोलस जॉन स्पाइकमैन ने ये कंसेप्ट दिया था, ये थ्योरी दी थी रिमलैंड की। एंड वो एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे एंड ऑल्सो ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द क्लासिक रियलिस्ट स्कूल इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका की उस समय की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें भी इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। ट्रांसमिटिंग ईस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट टू यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट को ट्रांसमिट किया था इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में। अकॉर्डिंग टू हिम, ज्योग्राफी इज द मोस्ट फंडामेंटल फैक्टर इन फॉरेन पॉलिसी बिकॉज इट इज द मोस्ट परमानेंट। अब फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो इनका मानना था कि फॉरेन पॉलिसी को जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है या उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन या फंडामेंटल फैक्टर है वो ज्योग्राफी है। क्यों? क्योंकि ये सबसे परमानेंट है, जो जिसका इन्फ्लुएंस काफी लंबे टाइम तक रहता है या फिर कह सकते हैं परमानेंटली भी रहता है। He also believed that even more important than the size of state is location both in the world and in particular region. अब साइज के अलावा इन्होंने क्या कहा था कि साइज से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है किसी भी स्टेट की, वो है उसकी लोकेशन, उसकी वर्ल्ड में लोकेशन कहाँ है, और एक पर्टिकुलर रीजन की अगर बात करें तो उसमें उसका की लोकेशन किधर है, तो वो उसके साइज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात कही थी स्पाइकमैन ने। अब इनके रिमलैंड कंसेप्ट की अगर बात करें तो ही प्रोपाउंडेड द रिमलैंड थ्योरी एंड पब्लिश्ड इट इन हिज बुक एंटाइटल्ड द ज्योग्राफी ऑफ पीस इन 1944। 1944 में इनकी एक बुक आई थी जिसका टाइटल था ज्योग्राफी ऑफ पीस, एंड उसमें उन्होंने जो है रिमलैंड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था या फिर इसके कंसेप्ट को पहली बार पब्लिश कराया था। He developed the Rimland theory in opposition to the Heartland theory of Mackinder। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मैकेंडर की जो थ्योरी थी हार्टलैंड की, उसके अगेंस्ट जो है ये थ्योरी या उसके अपोजिशन में जो है ये थ्योरी डेवलप की थी स्पाइकमैन ने। He considered geography as important determinant in foreign policy because he believed that the lasting peace is only possible through collective security arrangement of armed league of nations or international balance of power arrangement। अब इन्होंने क्या कहा था कि फॉरेन पॉलिसी में, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि ज्योग्राफी को काफी इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में। उसके कुछ रीजन है, जैसे एक रीजन पहले था कि वो सबसे परमानेंट है। दूसरा उनका ये मानना था कि अगर हमें लॉन्ग रन में पीस चाहिए तो पीस कैसे, पीस आने का सिर्फ एक ही रास्ता है या एक ही चीज से वो पीस आ सकती है, वो है एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट। कि हम दो तीन नेशंस या अरेंजमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो है मिलकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें या मिलकर उस पर काम करें। तो इनका मानना था कि पीस कैसे पॉसिबल है, सिर्फ एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट की मदद से पॉसिबल है। और वो कलेक्टिव जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट वो किस चीज की हो, या तो आर्म्ड लीग ऑफ नेशंस हो, नहीं तो एक इंटरनेशनल बैलेंस हो पावर अरेंजमेंट का, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं सारी। द थ्योरी अप्रोच द प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूएस से। अब इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी की प्रॉब्लम, ज्योग्राफी की प्रॉब्लम, ये पीस की प्रॉब्लम, जो भी इंग्लैंड में इन्होंने बात की है, कुछ किया है, थ्योरी दी है, कुछ डिस्कस किया है, वो सब यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात जरा नोट करिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये थ्योरी थी ये
यूएस के पर्सपेक्टिव से थी, ना कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से। आगे अगर बात करें तो ही सो यूएसए सराउंडेड बाय यूरेशिया एंड अफ्रीका, एंड जापान एंड इंग्लैंड वर सीन एज द सेंटर्स ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर, क्योंकि उस समय काफी डेवलप्ड थे ये आज के कंपैरिजन, मतलब उस समय के देशों में देखा जाए तो काफी पावरफुल कंट्रीज थे जापान एंड इंग्लैंड, एंड दे वर सेपरेटेड बाय पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियंस। According to him, US strategy in any case of war should be to avoid unification of old and world of the old power against it. इन्होंने क्या कहा था कि यूएस की किसी भी वॉर में यूएस की जो स्ट्रैटेजी है वो होनी चाहिए कि वो ओल्ड जो वर्ल्ड पावर है उनको इकट्ठा ना होने दे अपने खिलाफ। दैट इज द ओनली स्ट्रैटेजी यूएस शुड फॉलो। He saw Soviet Union as the strongest land power and unified Rimland as a menace to both Russia and USA. अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट लैंड पावर है वो मानते थे वो सोवियत यूनियन की थी। एंड अगर एक चीज और उन्होंने कहा था कि अगर रिमलैंड पूरा इकट्ठा हो जाए, यूनिफाई हो जाए, सो इट कैन बी थ्रेट टू बोथ रशिया एज वेल एज यूएसए। सो इसमें उन्होंने सिर्फ रिमलैंड के पावर्स की बात की थी। He said that maritime mobility is the new basis of geopolitical structure. Geopolitical जो structure है उसमें maritime mobility, I mean sea power या फिर oceans की seas की मदद लेना किसी भी perspective से, तो वो बहुत important है और geopolitically बहुत affect करता है किसी भी nation को। He emphasized that sea power conceive Eurasia as a unit and governs the relationship between New World and Old World. अब उन्होंने क्या कहा था कि जो सी पावर है वो यूरेशिया को एक यूनिट बनाता है या एक यूनिट की तरीके से कंबाइन करता है, और वहीं ये जो सी पावर है ये गवर्न करती है रिलेशनशिप किसके बीच, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड। इनके बीच का जो रिलेशन है, इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट है उसको गवर्न करता है आपका रिमलैंड या फिर आपका सी पावर। सी पावर इज की फैक्टर इन ग्लोबल स्ट्रैटेजी। ग्लोबल स्ट्रैटेजी में बहुत अहमियत है सी पावर की। अगर हम आज के कंटेक्स्ट में भी बात की जाए तो जो मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट मेजर जितने भी आपके ज़्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो सी पावर्स ओशियंस या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट की मदद से ही होते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस आज भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ये जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स थी उस टाइम पे, स्पेशली वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था वो, तो उसमें उन्होंने जैसे हर्टलैंड ने एक कंसेप्ट दिया था कि हु लाइक जो हर्टलैंड रूल करेगा वैसे वो वर्ल्ड रूल करेगा, तो वैसे इनका भी एक स्लोगन था कि हु कंट्रोल्स रिमलैंड रूल्स यूरेशिया। जिसका रिमलैंड पे कंट्रोल होगा उसका यूरेशिया पे होगा, एंड हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल द डेस्टिनीज ऑफ द वर्ल्ड। और जो यूरेशिया को कंट्रोल करेगा उसके हाथ में वर्ल्ड की डेस्टिनी होगी। So this is what he believed in. He perceived this. अब यहाँ पे एक मैप देख लेते हैं कि ये हर्टलैंड था जो मैकेंडर ने दिया था। उनका मानना था कि ये लैंड पावर बड़ी है, ये लैंड ज़्यादा पावरफुल है, एंड फिर ये था आपका रिमलैंड जो दिया था स्पाइकमैन ने, एंड ही सेड दैट दिस इज मोर पावरफुल। तो ये रिमलैंड का कंसेप्ट है जिसमें आपका सारा यूरेशिया का जो कोस्टल रीजन्स है जिनके पास सी पावर एक्सेसिबल है या सी एक्सेसिबल है वो सारा इसमें है। एंड यूएस की बात हो रही है यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस समय जो है यूएस था आपका न्यू वर्ल्ड। आगे अगर बात करें टू हिम हर्टलैंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन रिमलैंड, जाहिर सी बात है हर्टलैंड के पोजीशन में इन्होंने थ्योरी दी थी तो वो नहीं मानते थे कि हर्टलैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो अपनी रिमलैंड के कंसेप्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते थे। He believed that the combination of land and sea power would control the essential power relations of the world. Unlike Mackinder, Mackinder इनका मानना था कि सिर्फ लैंड पावर जो है सुप्रीम है, उसके पास अपर हैंड है, विक्ट्री के जो चांसेस है वो लैंड के ज्यादा है। बट इनका क्या मानना था, लैंड और सी पावर जब कंबाइन हो जाए, लैंड एंड सी टुगेदर, इन दोनों के पास ज्यादा पावर पोटेंशियल है वर्ल्ड में। तभी उन्होंने रिमलैंड का कंसेप्ट दिया था जिसमें लैंड और सी दोनों की पावर्स इन्वॉल्व है। He said Heartland is not capable of supporting a large population from the produce of land, as the base of industrialization was then in west of Ural Mountains, and this region had very small part of land as arable land.
अब इनको क्या मानना था कि जो हर्टलैंड का कंसेप्ट था, उसमें जो वो हर्टलैंड है वो अपनी लार्ज पॉपुलेशन को अकेले सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो सपोर्ट नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? अब हमें ये पता है हर्टलैंड जो है यूरल माउंटेन्स के ईस्ट की तरफ है, एंड जो वेस्ट की तरफ था वो उनका इनर क्रीसेंट में आ जाता है एरिया में केंडर के अकॉर्डिंग। तो इनका क्या मानना था कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए तो उस टाइम पे जो बेस था ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो यूरल माउंटेन्स के वेस्ट में था। दैट मीन्स इनर क्रीसेंट, मैकेंडर के अकॉर्डिंग इनर क्रीसेंट, एंड स्पेकमैन के अकॉर्डिंग रिमलैंड में है। वहीं दूसरी बात करें अगर एग्रीकल्चर की, एग्रेरियन इकोनॉमी की, तो उसमें भी हर्टलैंड में जो एरेबल लैंड है उसका, वो टोटल लैंड के कंपैरिजन में बहुत कम है। बहुत कम ऐसा लैंड है जिसपे हम प्रॉपरली एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, दोनों में कहीं ना कहीं जो आपका हार्टलैंड है वो कमजोर था, ये मानना था स्पाइकमैन का। Also, he advocated that Allied powers should base their foreign policy on preventing any consolidation of Rimland and the enemy. अब उनका मानना था उस टाइम पे, जैसे मैंने बताया था, अलाइड पावर्स थी, तो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो उनका क्या मानना कि जो अलाइड पावर्स है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको किसी भी तरह का कंसोलिडेशन अवॉइड करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए रिमलैंड का या उनके एनिमी का। After the defeat of Germany and looking at the geopolitical and geostrategic importance of the Rimland, US had consistently tried to build a tier of defense against the Soviet Union. अब वर्ल्ड वॉर में जब के बाद, और वैसे भी वॉर के बाद, जब जर्मनी को डिफीट किया यूएस ने, सॉरी सोवियत यूनियन ने, तो सोवियत यूनियन एज एन पावर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। तब यूएस को रियलाइज हुआ कि रिमलैंड की क्या इंपॉर्टेंस है जियोपॉलिटिक्स में और जियो स्ट्रेटजी में। तो तभी से जो है यूएस एक कंसिस्टेंटली टायर, एक शील्ड बिल्ड कर रहा है, जिसको वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म देख रहा है सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। US made following organization to keep an eye on defense of Rimland and prevent the Soviet Union influence in Rimland. अब इसी के लिए, इस टायर के लिए क्या किया है यूएस ने? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है बगदाद पैक्ट जिसको हम सेंट्रल टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, एंड देन है एक सॉरी ये रिपीट हो गया, सेंट्रल टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी यूएस ने काफी सारी कंट्रीज की, जिसको एज अ डिफेंस मैकेनिज्म देखता था सोवियत यूनियन के खिलाफ। अब अगर आपको एक एग्जांपल भी दें तो जो अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन की वॉर हुई है, उसका मेन रीजन यही है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था, वो नाटो ज्वाइन कर रहा था। एंड अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता तो कहीं ना कहीं रशिया पर इफेक्ट आता उसका। तो रशिया ने क्या किया, उसको नाटो ज्वाइन करने से रोकने के लिए ही ये जो है वॉर स्टार्ट हुई थी इन दोनों कंट्रीज के बीच। क्रिटिसिज्म की बात करें अब, इनकी जो थ्योरी थी उसमें भी कहीं ना कुछ फॉल्स थे। सबसे पहले चीज तो यही थी कि ही नेग्लेक्टेड द एडवांसमेंट ऑफ वॉर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर डिटरेंट। वॉर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर्स को इन्होंने काफी नेग्लेक्ट किया है, उनको कंसीडर नहीं किया है। He underestimated the role of world community and that of United Nation Organization. वॉर की बात कर रहे हैं ये, अच्छा, ये दो कंट्रीज के म्यूचुअल जियोपॉलिटिकल रिलेशन की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, अलायंसेस की बात कर रहे हैं। बट एक चीज जो कहीं ना कहीं इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, जिस पर ध्यान नहीं दिया था, वो था एक वर्ल्ड कम्युनिटी के रोल का, यूनाइटेड नेशंस के रोल का। क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉ है वो अब परमिट नहीं करता टेरिटोरियल एक्सपेंशन। वो टाइम अलग था जहां हम लैंड के लिए फाइट करते थे, बट अब हमारे पास इंटरनेशनल लॉज है जो इस वर्ल्ड कम्युनिटी ने बनाए हैं, एंड ये परमिट नहीं करता किसी भी कंट्री को टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए कि वो अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करे। इनफैक्ट जो उस टाइम पे रिट्जल ने लेबनस्टॉर्म का कंसेप्ट दिया था, लिविंग स्पेस का कंसेप्ट दिया था, वो आज फॉलो नहीं होता है। In fact, it is the time of economic imperialism and not political colonization. आज की बात करें तो ये इकोनॉमिकल इंपीरियलिज्म का टाइम है, ना कि पॉलिटिकल colonization. आज जो डोमिनेंस है हमारी सोसाइटी में या वर्ल्ड में, वो इकोनॉमी के बेसिस पे है,
पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन के बेसिस पर नहीं। थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप रिमलैंड का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया हो। इससे पहले हम हॉटलैंड भी डिस्कस कर चुके हैं जो आपको मेरे चैनल की पॉलिटिकल ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.